8 नवंबर 2016 का वो दिन जब शायद ही कोई आज तक उसे भूला हो, जब सरकार ने कहा था कि आज रात से 500 हजार के जो नोट है वो बंद हो जाएंगे और आज से ही करप्शन और ब्लैक मनी पर लगाम लगने वाली है। नया देश होगा, नया भारत होगा जिसमें ना तो काला धन होगा और ना ही भ्रष्टाचार होगा। और ये सब होगा नोटबंदी के कारण। वो नोटबंदी कर दी गई, देश की जनता ने भी विश्वास कर लिया कि हाँ, हमारे नेता हैं, कह रहे हैं तो ये सच ही होगा। इसके बाद बात आई एक्सपर्ट्स की। एक्सपर्ट भी इसमें अपनी अलग अलग राय रखने लग गए। कुछ ने कहा कि ये देश की जरूरत है, कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं, ये नासमझी में और जल्दी में लिया गया एक फैसला है। उस समय एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस तो आया ही आया, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है कि इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट बटे हुए हैं और जनता को कोई बताने वाला है नहीं। लेकिन अब 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी नींद से जागा है और उसने आरबीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को एक नोटिस जारी किया है कि डीमोनेटाइजेशन पर जो याचिकाएं डली हैं उनका जवाब दे। इन दोनों पर बात करेंगे कि फाइनली डीमोनेटाइजेशन से फायदा नुकसान क्या हुआ, और जो ये याचिका है जो अभी लेटेस्ट जो जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है वो क्या है। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीजें आपको जान लेनी चाहिए। 2016 में ऐसा नहीं था कि पहली बार भारत में डिमोनेटाइजेशन किया गया। इससे पहले 1946 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब देश गुलाम था अंग्रेजों का। इसके बाद 1978 में 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 1000 और 5000 के नोट जो उस समय चलन में थे उनका डिमोनेटाइजेशन किया। हालांकि वो डिमोनेटाइजेशन, उस समय की वो नोटबंदी इतनी ज्यादा असरदार नहीं थी और आम जनता पर इसका असर नहीं था, क्योंकि 1978 में आप सोच कर देखिए किसके पास 1000 या 5000 के नोट होंगे। बहुत एक लिमिटेड पॉपुलेशन थी और शायद दो तरह की ही पॉपुलेशन थी। अगर किसी के पास 1000 या 5000 का नोट होता तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता, एक बड़ा बिजनेसमैन होता, जिसके पास शायद वो ऑन लीगली वो नोट ये रख सकता था या इतनी जो है पैसे रख सकता था। या फिर दूसरा, किसी व्यक्ति के पास अगर 1978 में 1000 और 5000 के नोट है तो वो कंफर्म एक ब्लैक मनी या फिर करप्शन से कमाया हुआ पैसा था। तो उस समय की नोटबंदी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन 2016 में हुई नोटबंदी, जिसमें 500 और 1000 के नोट बैन किए गए, बंद किए गए, वो हर घर तक, हर व्यक्ति तक उसका असर गया, क्योंकि नोट इतने आम थे, चलन में थे कि हर व्यक्ति इनका कोई इस्तेमाल कर रहा था। और नोटबंदी जब हुई, इसके बाद सरकार जितना पैसा चाह रही थी कि वो वापस आएगा और जितना पैसा ब्लैक मनी के रूप में बाहर ही रह जाएगा, उससे कहीं ज्यादा पैसा आया, या मैं कहूं लगभग 99% जो पैसा है वो वापस आ गया सरकार के पास। और डीमोनेटाइजेशन एक तरह से ये कहा गया कि ये फेल है, सभी नोट बदल दिए गए। इसके बाद बात उठी कि सरकार डीमोनेटाइजेशन से चाहती क्या थी। जो सरकार छुपा रही थी और शायद जिस चीज तक हमारी जनता या आप सब लोग नहीं पहुंच पाए, वो थी कैशलेस इकोनॉमी। सरकार डीमोनेटाइजेशन से अपनी पूरी इकोनॉमी को स्विच कर गई एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, और उसके बाद अब सरकार स्विच कर चुकी है या स्विच करने वाली है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। डिजिटल मनी, ई रुपया लॉन्च हो रहा है, उस पर हमने डिटेल में भी बात की गई है। इसके बाद एटीएम्स भी बदले गए, क्योंकि 500 1000 के जो नोट थे वो बंद किए गए और एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। अब नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है तो उनको छपवाने का खर्च, जैसे एक डेटा ये बताता है कि 2015-16 में जो नोट प्रिंटिंग का खर्च था वो 3421 करोड़ रुपए था। 2016-17 में नोट प्रिंटिंग का ये खर्च है बढ़कर हो गया 7965 करोड़ रुपए। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो नोट प्रिंटिंग का खर्च था वो डबल हो गया, किसकी वजह से? डिमोनेटाइजेशन की वजह से। चलिए, ये तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं खबर में मिल जाएंगे। लेकिन CMIE की एक रिपोर्ट, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, CMIE रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन। CMIE की ये रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी
जिसमें कहा गया है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से 10 लाख से ज्यादा नौकरियां गई थी भारत में। क्या कभी सोचा है कि नोटबंदी के कारण 10 लाख से ज्यादा नौकरियां गई थी? क्या आपने कहीं सुना, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में सुना? नहीं सुना होगा। और छोड़िए, मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी के समय 8 लाख ट्रक ड्राइवर्स प्रभावित हुए थे और एक बड़े लेवल पर पूरा ट्रैफिक जैम लगा था। 4 लाख से ज्यादा ट्रक पूरे देश में कहीं ना कहीं फंसे थे। एक बार फिर नोटबंदी की वजह से जिसे पिसना था वो पिसा, और वो कौन पिसा? कहीं पर भी देख लीजिए, आखिर में गरीब ही पिसता है, और नोटबंदी में गरीब ही पिसा, जिसे 500,000 रुपए लेने के लिए ताकि वो खाना खा सके। यही नहीं, आपको शायद पता न हो और जानकर हैरानी हो कि सरकार ने संसद में खुद ये माना है, एक सवाल के जवाब में सवाल का जवाब दिया था अरुण जेटली, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था डीमोनेटाइजेशन की वजह से देश में 4 मौतें हुई हैं। हालांकि थोड़ी हंसी जरूर आएगी कि सिर्फ 4 मौतें, लेकिन ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा है, हम इसको मान लेते हैं कि 4 मौतें डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुई थी। इससे पहले एक भ्रम जरूर पैदा किया गया था, और वो भ्रम था कि डीमोनेटाइजेशन के कारण ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो एक भ्रम पैदा किया गया था वो ये कि जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, वो हार्ड कैश होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्विस बैंक में है, जिस पर न तो सरकार बात करती है और ना ही बात करना चाहती है, क्योंकि मेरा, आपका या किसी का भी स्विस बैंक में काला धन तो होगा नहीं, होगा तो वो नेताओं का होगा, और नेता खुद अपने बारे में, अपनी जो चोरी उन्होंने की है उसके बारे में क्यों ही बात करेंगे। और दूसरा, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि शेल कंपनीज के जरिए ब्लैक मनी बाहर जाता है। फिर वही बात, मेरा या आपका तो होगा नहीं, क्योंकि शेल कंपनियां हमारी तो होंगी नहीं, किसी बड़े बिजनेसमैन की होंगी या नेताओं की होंगी, तो फिर उस पर सरकार बात क्यों करेगी? तो ये एक जुमला है कि ब्लैक मनी या काला धन एक हार्ड कैश होता है। वो हार्ड कैश हो सकता है, लेकिन ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर है, जिस पर कभी बात नहीं होती। और अब ऐसी स्थिति है कि सरकार को खुद ये पता नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम से 9 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए कहाँ गए हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता है, और ना ही शायद कभी पता होगा। अब बात कर लेते हैं उन 58 याचिकाओं पर। 58 पिटीशंस डाली गई डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कि डीमोनेटाइजेशन किस नियम के तहत हुआ, किस कानून के तहत हुआ, हमें बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, जिस समय जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, तो वो चीफ जस्टिस खुद डीमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर रहे थे, या मैं कहूँ उसके फायदे गिनवा रहे थे। तो वो उस पर कार्रवाई कैसे करते, इन पिटीशन पर कार्रवाई कैसे करते? अब 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में अदला बदली हुई है, तो डीमोनेटाइजेशन का ये केस भी अब ऊपर आने लगा है। वो 58 पिटीशंस भी ऊपर आने लगी है फाइलों में, जो कहीं दब गई थी। इनमें साफ तौर पर यह पूछा गया है कि कौन से नियम के तहत डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की गई। तो सरकार ये कहती है कि 26(2) आरबीआई का 26 का सेकंड क्लॉज जो है, उसके तहत डीमोनेटाइजेशन की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस नियम के तहत, इस कानून के तहत एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ करेंसी को, नोट्स को बंद किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ए बी सीक्वेंस के 500 और 1000 के नोट हैं, तो उस ए और बी सीक्वेंस को सरकार नोटबंदी कर सकती है, उनको बैन कर सकती है। ये नहीं है कि 500 और 1000 के सभी नोटों को बैन कर दे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताए कि वो किस तरीके से, किस नियम के तहत ये नोटबंदी लेकर आई। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि ये नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ होना था वो हो चुका है। जैसे डीमोनेटाइजेशन के कारण जो होना था वो हो गया है, तो अब क्या फायदा? लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकार आगे से बिना ऐसे ना समझी के जो चीजें हैं, जो फैसले हैं, वो ना ले, इसलिए उसकी आंखें खोलने के लिए इस पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि डीमोनेटाइजेशन के कारण, नोटबंदी के कारण जो टैक्स रिटर्न्स थे वो भी बढ़े थे,
और कुछ समय के लिए घाटी में टेररिज्म पर भी रोक लगी थी। ये एक तो चीजें थी जो डीमोनेटाइजेशन के कारण हुई थी और जिनसे मना नहीं किया जा सकता। अगर आप डीमोनेटाइजेशन का विरोध कर भी रहे हैं तो, और अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो भी इन बातों को तो आप नकारेंगे ही नहीं। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि समर्थन और विरोध पैरेलली चलना चाहिए। जैसे घाटी में कुछ समय के लिए आतंकवाद पर रोक लगी, ये सही है। इनकम टैक्स रिटर्न्स डीमोनेटाइजेशन के बाद बढ़े, ये भी सच है क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े हैं। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि नोटबंदी के कारण 10 लाख से ज्यादा नौकरियां गई। नोटबंदी के कारण गरीब को परेशानी हुई। नोटबंदी के कारण ब्लैक मनी या करप्शन पर कोई भी ऐसा प्रहार नहीं हुआ जिसके सपने सरकार ने दिखाए थे। लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि अगर ये हुआ है और परेशानी हुई तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर एक लाइन में ये तो लिख देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ, ये जो जजमेंट था ओवरऑल ये जजमेंट फायदेमंद नहीं था, इससे सरकार का या देशवासियों का कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।